हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर नीरज धोलिया। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपी फ्रॉम ए टू जेड। है ना, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी में, एमएससी में बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, या जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम, जैसे मैंने लिखा है कि ए टू जेड डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। जो भी आप इसमें भी देख रहे हैं, सामने भी जो आपके स्लाइड है उसको आप देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे सारे जो बेसिक माइक्रोस्कोप है जो कि एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक ने बनाया था, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और जो लेटेस्ट या फिर जो भी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप अभी तक अवेलेबल हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे, सबके प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो ये जो पीपीटी है, इसमें हम, मैंने एक बार पूरा कंटेंट दिखाया है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देखेंगे, ताकि हमारा जो वो कंटेंट है उसमें इंटरेस्ट आए, और वो जो है आप उसको कनेक्ट कर पाएं। है ना, कि जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में क्यों हैं, कैसी हैं, किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से ये माइक्रोस्कोप की कहानी शुरू होती है और किस तरह से चलती है ना, बिल्कुल इसके बेसिक्स समझेंगे। लाइट का जो बेसिक्स है, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या होता है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, मेनली दो टाइप हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन दोनों के अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा जो न्यूअर टेक्निक्स हैं, कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या है? वैसे तो सब जानते हैं कि टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैनॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे हैं जिसको कि हम अनएडेड आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं, और इसी फील्ड को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। है ना, टेक्निकल फील्ड है। अब यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप की बात की, हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोपी की बात की, तो माइक्रोबायोलॉजी की भी बात कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सिर्फ माइक्रोब्स से नहीं है ना, क्योंकि माइक्रोब्स तो पहले भी थे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं थी पहले। है ना, पहले क्या नहीं था, पहले माइक्रोस्कोप नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप आए तो हम माइक्रोब्स को स्टडी कर पाए, और तब माइक्रोस्कोपी जो है, सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स इवोल्व होते गए, उसी तरह से हमारी जो है माइक्रोबायोलॉजी भी इवोल्व होती चली गई। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बेसिकली माइक्रोस्कोप से है, माइक्रोस्कोपी से है, ना कि माइक्रोब से है। ओके, तो नीड क्या है इसकी? वही कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे हैं जिनको हमें स्टडी करना है, हम उसको स्टडी करने के लिए इसको हम यूज करते हैं ना। एप्लीकेशंस कई सारे हैं इसके, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ की एप्लीकेशंस लिए हैं। जैसे कि हमें स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन करना है, किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किस वायरस का इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कोकाई है, बेसिलाई है, विब्रियो है, किस तरह का है, तो उसको हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम उसका जो है स्टेनिंग कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वो देख सकते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, किस तरह का है। तो बेसिकली हम स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सेल काउंटिंग आप कर सकते हैं, है ना, आप डब्ल्यूबीसी काउंट कीजिए, आप आरबीसी काउंट कीजिए, या फिर आप जो है दूसरी कोई लाइव और डेड सेल काउंटिंग करना है आपको, तो वो सब कुछ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं। फिर तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि अभी मैंने बोला कि क्लासिफाई करना है कि भाई कोकाई है, बेसिलाई है, विब्रियो है, स्पायरोचीट है, किस तरह का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो ये क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है, क्लासिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ पैथोलॉजिकल सैंपल्स, अगेन जो सैंपल आ रहा है, पेशेंट्स का जो सैंपल आ रहा है, किसका इन्फेक्शन है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा सेलुलर मेम्ब्रेन्स को स्टडी कर सकते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को आप स्टडी कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि सब जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, लाइव सेल इमेजिंग हम कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे जब हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स के अंदर,
फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को हम डिस्कस करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि बिना स्टेनिंग के लाइव सेल को, जो कि सेल आपकी कल्चर में है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हम कोलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से दो अलग अलग प्रोटीन एक तरह से कंबाइन होके किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो वो डीएनए पे कहाँ पे बाइंड हो रहा है ना। कोलोकलाइजेशन मतलब आप उसकी पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से प्रोटीन्स इंटरैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उसकी हेल्प से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। फिर सरफेस मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं कि शेप किस तरह का है किसी सेल का या फिर किसी और स्ट्रक्चर का जो कि माइक्रोस्कोपिक है साइज में, उसका आप सरफेस मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी के। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस देखे गए वो फ्रांसिस्को स्टेलुटी जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किए। और ये जो ऑब्जर्वेशन थे बेसिकली ये माइक्रोब्स नहीं थे, लेकिन ये इनका ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपिक था। क्योंकि बीज हैं या वीवेल्स हैं तो उनको देखते तो सब है, लेकिन वो एक्चुअली में उनका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है ना, किस तरह के वो दिखाई देते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। और ये बात 1625 टू 1630 के बीच की है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और उसका एक अच्छे से जो है डायग्राम इन्होंने बनाए। और ये जो डायग्राम आपके सामने हैं ये उन्हीं की ड्राइंग्स हैं, है ना। और ये ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली जो इन्होंने ये डायग्राम बनाए और जो माइक्रोस्कोप इन्होंने यूज किया वो शायद गैलीलियो ने इनको सप्लाई किया था, है ना। गैलीलियो, हाँ ये वही गैलीलियो है जिनका कि फिजिक्स में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। काफी सारे इन्होंने जो है रूल्स थ्योरीज दी हैं। तो ये वही गैलीलियो है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, है ना, जो जिसको कि उन्होंने हेरी मोल्ड बोला। जो राइट साइड में जो डायग्राम है ये उन्हीं का डायग्राम है। उनकी बुक माइक्रोग्राफिया जो कि लेफ्ट साइड में मैंने लगाया हुआ है, माइक्रोग्राफिया, ये उन्हीं की बुक का फ्रंट कवर है। ठीक है, और ये जो राइट साइड में है ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, हैरी मोल्ड उन्होंने बोला, है ना, जिसको कि आज हम माइक्रो फंगस म्यूकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया रॉबर्ट हुक ने। इसी के साथ रॉबर्ट हुक ने कोर्क का ऑब्जर्वेशन भी किया। कोर्क जो कि कोर्क ओक प्लांट जो होता है उसकी जो बार्क होती है जब ड्राई ड्राई होकर निकलती है तो उसको हम यूज करते हैं बोटल्स वगैरह को क्लोज करने के लिए। तो उनका उसका स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये जो बीच में सेंटर में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये उन्हीं की बुक का है, उन्हीं ने ही ये पब्लिश किया था। तो उन्होंने देखा कि ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ छोटे 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 से जो है ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही उन्होंने सेल्स बोला। तो जो सेल टर्म है वो सबसे पहले इनके लिए यूज की गई थी। ये जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सेंटर वाली इमेज में, इन पोर्स के लिए उन्होंने सेल वर्ड को यूज किया। हालांकि ये लिविंग सेल नहीं है ना, क्योंकि वो एक डेड मटेरियल है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ सेल वॉल है, इसमें लिविंग पार्ट नहीं है। फिर भी जो सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, इसी को इन्होंने सेल बोला। ठीक है, फिर बात आती है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक की। तो ये फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश द एक्सटेंसिव एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एक्यूरेट और काफी डिटेल स्टडी इन्होंने किया, है ना। बेसिकली ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये डेल्फ्ट नीदरलैंड के रहने वाले थे। और ये जो है ड्रेपर और हार्बर डेशर का ये थे, है ना। तो ड्रेपर हैबरडेशर मतलब ये क्लोथिंग्स कपड़ों के जो बिजनेसमैन होते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बिजनेस ये किया करते थे। इनका जो है क्लोथिंग्स का कपड़ों का बिजनेस था। तो ये उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ग्लासेस को यूज करते थे, उसको देखते थे, उन ग्लासेस को ये मोल्ड करते थे। और मोल्ड करते करते इन्होंने लेंसेस क्राफ्ट करना शुरू किया, है ना। इन्होंने उस लेंसेस से काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और ये एपरेटस उन्होंने बनाया जो कि आपके सामने भी दिखाई दे रहा है आपको। ये पहला माइक्रोस्कोप जो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का बनाया हुआ है।
है ना। दिखाई थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, एक सिंगल लेंस है इसके अंदर, लेकिन ये लेंस की क्वालिटी भी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, जो कि लगभग 1700 सदी की बात है, 1700 की बात है। उस टाइम पे भी इनका सिंगल लेंस का जो मैग्निफिकेशन था वो लगभग 275x के अराउंड था, है ना। तो उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। ये पहला माइक्रोस्कोप था। इसको यूज कैसे करते थे, ये जो एक पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता था, और ये जो नीचे हैंडल दिखाई दे रहा है, इससे इसको हैंड पकड़ा जाता था, और आइस की क्लोज लाके इसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया जाता था, ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे आप आइस के पास और दूर लाके इसको फोकस करेंगे, और ऑब्जेक्ट्स आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, कई तरह के माइक्रोब्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, और वो माइक्रोब्स मूविंग भी थे। तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये उन्हीं का ड्रॉ किया हुआ है, उनकी बुक का है ना, जो कि इन्होंने फिलोसफिकल ट्रांजेक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी जनरल के अंदर पब्लिश करवाया था, जो कि एक लंदन का रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर ये एक पब्लिकेशन हाउस था, है ना। तो ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक मूव करता हुआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए ना। ल्यूवेनहॉक्स ड्राइंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द ह्यूमन माउथ, तो सिर्फ ह्यूमन माउथ से ही नहीं, इन्होंने अलग अलग तरह से सैंपल लिए, कई जगह से सैंपल लिए, और उन्होंने देखा कि कई छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, है ना, माइक्रोब्स जिसको कि आज हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे इन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया, एनिमल क्यूल्स नाम वर्ड यूज किया उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि काफी छोटे थे और मूविंग थे, विच इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग टाइनी एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की, है ना। और अब हम बात करते हैं कि बेसिक्स की, कैसे माइक्रोस्कोप काम करते हैं। तो माइक्रोस्कोप जब काम करते हैं तो उसमें लाइट का मेन रोल है ना। लाइट की किस तरह से बेंडिंग होती है जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जाती हैं, कैसे उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये इसका बेसिक है। और आपके सामने जो आप देख रहे हैं तीनों जो डायग्राम हैं, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं, रिफ्रैक्शन। और यही एक बेसिक है जो कि हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होता है। ये चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी, जैसे कि राइट साइड में जो है ग्लास के अंदर एक स्टिक है प्लास्टिक का, और इसको आप ये दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दे रहा है ना। यहाँ तक सीधा है, जैसे ही अंदर जाता है तो आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देता है। इसी तरह से अब ये ग्लास का एक पीस है, यहाँ से लाइट आ रही है लेफ्ट साइड से, और ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई ना, रिफ्रैक्ट हो गई है। और जब ये वापस से इस मीडियम को छोड़ती है तो वापस से इसका जो पाथ था वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि मीडियम अलग है ना, मीडियम अलग है। तो उसमें वेलोसिटी, भाई आपको बोला जाए कि आप रन कीजिए, है ना, और फिर बोला जाए कि आप पानी के अंदर रन कीजिए, तो आपकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, क्योंकि मीडियम अलग है। उसी तरह से लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और उसी स्पीड के चेंज होने की वजह से उसकी जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना। वो जिस पाथ से आ रही थी उस पाथ पे वो नहीं चलती है, उससे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रिज्म बना हुआ है ना, एयर से जब इसमें प्रिज्म में आती है तो ये एक यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड हुई, फिर वापस से जब ये निकली तो उसी पाथ को फॉलो नहीं किया जिस पाथ से चली हुई आ रही थी, है ना, ये थोड़ी सी टिल्टेड हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन ये होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हर एक मीडियम जो है उसकी फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ये उसकी प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, चाहे वो एयर है, ग्लास है, वाटर है, ऑयल है, सबका अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन या ईटा से दिखाते हैं, और कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेसिफाइड मीडियम, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखाता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ ग्रेटली अ सब्सटेंस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी को कितना वो चेंज कर रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी को दिखाता है, उसका मेजरमेंट है ना।
इसी के साथ ही द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग इज डिटरमाइंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी है, हमें पहले से पता है कि ग्लास का कितना है, एयर का कितना है ना, तो उसके हिसाब से हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव होगी और कितने मैग्नीट्यूड पे, मतलब थीटा कितने एंगल पे वो टर्न होगी। ठीक है ना, दो चीजें हैं, पहला तो डायरेक्शन राइट लेफ्ट, और दूसरा है मैग्नीट्यूड मतलब डिग्री, कितना डिग्री पे वो, राइट में भी कितना राइट, लेफ्ट में भी कितना लेफ्ट, तो वो मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, जिसको कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जब ये एक मीडियम चेंज हो रहा है, लेंस है ये, है ना, तो लाइट आई और लाइट टर्न हो गई इस लेंस से निकलने के बाद में। ठीक है, अब ये कैसे टर्न हो रही है, ये एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा वो जो मीडियम है उसके शेप पे भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि ये हमने जो लेंस लिया है उसके शेप के आधार पर ये किस तरह से फोकस हो रही है, लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है, इस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल फोकस जो है या फोकल पॉइंट जो है, वहां पे लाइट आके मिल रही है। ठीक है ना, तो और आईज कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट्स नियर देन, कैनॉट फोकस एन ऑब्जेक्ट्स नियरर देन अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आईज का हमने यहाँ पे फोकस पॉइंट बताया है कि कितना है, 25 सेंटीमीटर तक हम फोकस कर सकते हैं। उसके पास अगर आप उस ऑब्जेक्ट को लेके आते हो तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा, मतलब आप उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, है ना। फोकल पॉइंट वही होता है कि जहां तक आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जितना नजदीक तक। तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारा फोकस नहीं है वहां पे, है ना, फोकस हमारा सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है, ये आपके फोकल लेंथ को कम कर देता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड्स अ क्लियर इमेज एट मच क्लोजर रेंज एंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर। ठीक है, तो जब ये फोकल पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को और पास से क्लियरली देख पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका लार्जर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 25 सेंटीमीटर अगर आपका आइस का फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट आपका वहां तक का है, तो ये 25 सेंटीमीटर तो अभी बचा हुआ है, अगर आप और नजदीक लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को तो आप उसको और बड़ा देख सकते हो, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाता। तो ये जो लेंस क्या करता है, वो फोकस कर देता है ना, पास लाने के बाद भी वो फोकस कर देगा, तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। हमने बोला कि जैसे जैसे फोकस आपका पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज मैग्नीफाई होती चली जाएगी। तो हमारे जो लेंसेज होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 4x का लेंस है, 10x का है, 40x का है, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते चलेंगे फोकल लेंथ कम होता जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट को और पास से देख सकता है ना। 4x वाला पास से देखेगा, 10x वाला और पास से देख सकता है, 40x वाला की फोकल लेंथ और कम हो जाएगी, मतलब और पास का ऑब्जेक्ट आप अच्छे से देख पाओगे, इमेज वो लार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे 4x 10x 40x का मतलब क्या है, 4x मतलब 4 टाइम लार्जर करके देगा वो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है ना। 10x का मतलब 10 टाइम्स लार्जर इमेज वहां पे आपको दिखाई देगी, 40x मतलब 40 टाइम्स लार्जर इमेज वहां पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद अनएडेड आई। ठीक है, तो ये कितना गुना बड़ा हुआ इमेज, वो उसका मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप भी होते हैं जिसमें कि एक लेंस होता है, जो कि यहाँ पे आपके ल्यूवेनहॉक के पास था, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो वहाँ पे भी एक सिंगल ही लेंस है, या फिर आपके जो लैब के अंदर आपके डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो, वहाँ पे भी एक ही माइक्रोस्कोप होता है। तो वहाँ पे जो लेंस की मैग्निफिकेशन है वही उसके माइक्रोस्कोप का भी मैग्निफिकेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मतलब जहाँ पे कि आप एक से ज्यादा लेंसेस को यूज कर रहे हैं, एक लेंस आपकी आइस के पास है, एक लेंस आपके ऑब्जेक्ट के पास है, तो उस केस में जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा वो दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, आई पीस लेंस, तो ये टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप ये वाला लेंस यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में ना,
और आपकी आई पीस पे जो लेंस लगा हुआ है वो भी 10x का है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100x। ठीक है, ये बेसिक्स है। अब जो हमारा हमें चाहिए कि माइक्रोस्कोप हमें क्या करके दे, तो मैग्निफिकेशन तो चाहिए ही सही, मैग्निफिकेशन के साथ साथ वो इमेज क्लियर भी नजर आनी चाहिए, है ना। तो रिजोल्यूशन जो है वो भी जरूरी है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं, रिजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी, है ना, क्लियर इमेज होनी चाहिए। और रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर। जो दो ऑब्जेक्ट पास में हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली रिजोल्व करके अलग अलग दिखाना, वही रिजोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि ये तीन आप पॉइंट्स देख रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स हैं, दो डॉट्स लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले में ये दोनों मर्ज दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अनरिजोल्व है ना। इसमें थोड़े से दिख रहा है कि हाँ दो हैं, लेकिन ये पार्शली रिजोल्व है। लास्ट वन जो है उसमें दोनों पॉइंट्स आपको अलग अलग क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये रिजोल्व इमेज है ना। तो रिजोल्यूशन जो है क्या है, जो पास में पॉइंट्स हैं उनको अगर आप क्लियरली अलग अलग सेपरेटली देख पा रहे हो, तो वो रिजोल्यूशन है। ठीक है, और रिजोल्यूशन को हम अबे इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रिजोल्यूशन का 0.61 लेमडा अपॉन एन साइन थीटा। ठीक है, ये रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है। रिजोल्यूशन या फिर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी इसको बोला जाता है ना, रिजोल्यूशन या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको कि आप अलग अलग पहचान सकते हो पॉइंट्स को, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजोल्यूशन उसको बोला जाता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 0.61 लेमडा अपॉन एन साइन थीटा, है ना। यहाँ पे हर चीज देखते हैं, डी क्या है, ये मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट रिवेल्स देम एज अ सेपरेट एंटिटीज। लेमडा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है। एन साइन थीटा यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना। तो एन साइन थीटा क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, इसका फॉर्मूला तो एन साइन थीटा है, लेकिन ये है क्या, इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू टू गैदर लाइट, टू गैदर लाइट, लाइट को इकट्ठा करने की जो उसकी एबिलिटी है, उसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखें दो डायग्राम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है स्लाइड के ऊपर और उससे लाइट आ रही है ना। तो ये जो कोन बन रहा है लाइट का, उस कोन को ये इकट्ठा कर रहा है, ये लेंस इकट्ठा कर रहा है ना। तो कितनी लाइट की इकट्ठा कर सकता है न्यूमेरिकल अपर्चर, वो दिखाता है हमें। तो यहाँ पे एन जो है, इस फॉर्मूले में एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। साइन थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज द हाफ एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट एंटरिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जहां से जो ये लाइट का कोन जो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर हो रहा है ना, तो इस कोन का हाफ एंगल, ठीक है, इस कोन का हाफ एंगल जो होगा वो थीटा बोला जाता है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन, अब ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला भी सही था, ये भी सही है, ये प्रेस कोड में लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन डी इज इक्वल टू 0.5 लेमडा अपॉन एन साइन थीटा। यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बताई हैं अलग अलग चीजों की, जैसे कि एयर की कितनी होती है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का कितना है 1.3, ग्लासेस का अराउंड 1.5 होता है, इमर्सन ऑयल का भी 1.51 होता है, और फ्लिंट ग्लास का 1.65 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम थीटा मैक्सिमम लेके चलें जो कि 90 डिग्री हो सकता है, थीटा मैक्सिमम क्या होता है 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस केस में मैक्सिमम मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंसेज वर्किंग इन एयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए एयर का 1 है, और ये 1 आपने कर दिया साइन थीटा साइन 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, द मैक्सिमम रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विद एन ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, जिसका की न्यूमेरिकल अपर्चर 1.25 है,
ठीक है। और ब्लू लाइट अगर आप यूज कर रहे हो उस केस में लाइट सोर्स की फॉर्म में, तो उसका अप्रोक्सीमेट जो रिजोल्विंग पावर होगा वो 0.2 माइक्रोन होगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि 0.5 है। ब्लू लाइट का आपने यहाँ पे 530 नैनोमीटर ले लिया, और यहाँ पे आपने एन साइन थीटा की वैल्यू 1.25 न्यूमेरिकल अपर्चर रख दिया। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.2 माइक्रोमीटर आता है या 0.2 माइक्रोन आता है ना। तो इसका मतलब जो एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या किसी माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर कितना होता है ना, रिजोल्विंग पावर कितना होता है, तो वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। हमारी आइस का कितना होता है 0.2 mm, 0.2 mm ना। 0.2 mm से पास अगर आप कोई दो पॉइंट रखते हो तो वो दोनों आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो आपको एक ही पॉइंट दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आइस का रेजोल्यूशन 0.2 mm है। उतना ही हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके पास अगर कोई चीज आती है तो वो हम सेपरेट करके नहीं देख सकते। ठीक है ना। उसी तरह से ये जो हमारे हमें लिखा है कि माइक्रोस्कोप का कितना होगा, 0.2 माइक्रोमीटर होगा एक आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। 0.2 माइक्रो मतलब 1000 टाइम ये रिजोल्यूशन जो है आपका बढ़ गया है यहाँ पे, है ना। ये देखिए ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन कितना है, 0.2 mm है। लाइट माइक्रोस्कोप का भी हमने देखा 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशन 1000x होता है ना। 1000 टाइम बड़ा करके आपको ये दिखाएगा इमेज को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो 1 लाख x होता है। ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक इसके समझ लिए हैं। अगर समझ में नहीं आया हो, आपको लगा हो कि शायद थोड़ा फास्ट बोल दिया है, आप इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके या रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है वो। ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। तो आज पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आज लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स की बात करूंगा, वो भी शायद पूरे ना हो पाए। फिर बाकी जो टाइप्स बचेंगे वो हम उसको अगली पार्ट 2 में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज एंड लाइट रेडिएशंस। दो चीजें हमने बोली है कि आप यहाँ पे एक तो जब ऑप्टिकल लेंसेज का यूज करते हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोपी बोली जाती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी उसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपके सोर्स हैं लाइट रेडिएशन से, मतलब लाइट को आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, है ना, लाइट यूज करोगे और ऑप्टिकल लेंसेज को आप यूज करोगे तो वो क्या बोला जाएगा, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। इसके अंदर कई सारे वेरिएंट्स हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है। एक एक करके डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इसके कंसेप्ट जो है उसको हम समझेंगे। ज़्यादा डिटेल हम नहीं लेंगे, लेकिन ये पढ़ने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है ना। तो देखिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है। सबसे कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप होता है ब्राइट फील्ड, मतलब फील्ड आपको कैसा दिखाई देगा, ब्राइट, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको डार्क दिखाई देगा, है ना। इट फॉर्म्स अ डार्क इमेज अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा है, ब्राइट। नाम क्या है इसका, देखिए ब्राइट फील्ड। तो फील्ड या बैकग्राउंड ब्राइट है, और डार्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अ लाइट सोर्स आइदर अ मिरर और एन इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेटर इज लोकेटेड इन द बेस। तो बेस में हमारे पास में लाइट सोर्स होता है, जैसे बटन ऑन करते हैं तो लाइट आती है नीचे से, है ना। उसकी इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो। नहीं तो अगर लाइट सोर्स नहीं है तो वहां पे मिरर लगा होगा, तो मिरर भी तो सोर्स ही है लाइट का, वो आप उसको मूव करेंगे और ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, है ना। तो या तो आप आपके पास इलेक्ट्रिक एल्यूमिनेटर होता है या फिर आपके पास में वहां पे मिरर लगा हुआ होता है ना। स्टेनिंग यहाँ पे करनी पड़ती है हमको जनरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट कम होता है। अगर आप स्टेनिंग नहीं करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हमें यहाँ पे स्टेनिंग जनरली करनी पड़ती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है। ये देखिए एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का बहुत ही अच्छा डायग्राम, है ना। और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस है, फर्स्ट नंबर पे ये दोनों। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव टरेट, ये जो राउंडेड सा दिखाई दे रहा है सेकंड ऑब्जेक्टिव टरेट, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज जुड़े हुए हैं, है ना। 4x का
10x का, 40x का, 100x का ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आपका ये स्टेज है जहां पे आप आपकी स्लाइड को रखोगे, है ना। 5 नंबर ये जो आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है 5 नंबर पे, ये हमारा कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट मतलब काफी जल्दी स्टेज मूव होता है। फोकस अगर आपको काफी ज्यादा करना है तो आप इसको यूज करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट हम यूज करते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट फोकस हो गया तो उसको थोड़ा बहुत फोकस चेंज करने के लिए हमें फाइन एडजस्टमेंट को यूज करना होता है ना। ये नीचे आपका कंडेंसर लगा हुआ है जो कि लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को कंडेंस करेगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। 8 नंबर पे ये एक्स वाई कंट्रोल है। अगर आपको स्लाइड को एक्स वाई आगे पीछे या ऊपर नीचे तो नहीं, आगे पीछे अगर मूव करना है एक्स वाई डायरेक्शन में तो आप इसको यूज करेंगे, एक्स वाई कंट्रोल को। 9 नंबर पे ये आपका लाइट सोर्स है और ये आपका लाइट इंटेंसिटी का कंट्रोल है। लाइट की इंटेंसिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा एक ब्राइट फील्ड इमेज है। HNE स्टेनिंग, हीमेटोजाइलिन और यूसिन का स्टेनिंग। स्टेन्ड लंग टिश्यू सैंपल है ये। सेल न्यूक्लियाई आर पर्पल, ब्लू पर्पल। सेल न्यूक्लियाई आर ब्लू पर्पल। रेड ब्लड सेल्स आर रेड और अदर सेल बॉडीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर पिंक, है ना। और जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है वो आपका एयर स्पेसेस हैं, खाली एयर स्पेसेस आर व्हाइट। ठीक है, स्टेनिंग किया हुआ है, जरूरी है कंट्रास्ट लाने के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में नाम क्या है, डार्क फील्ड मतलब फील्ड आपका बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ब्राइट होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इट अलाउज अ व्यूअर टू ऑब्जर्व लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स। अनस्टेन्ड सेल्स को भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, बाय सिंपली चेंजिंग द वे इन विच दे आर एल्यूमिनेटेड। बस जो आप यहाँ पे लाइट दे रहे हो उस लाइट को देने का आपने तरीका चेंज कर दिया। पहले हम सीधा लाइट दे रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हम सीधा लाइट नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट जो है एक होलो कोन के रूप में एंटर हो रही है आपके ऑब्जेक्ट में, है ना। सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट में जा रही है, आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पे नहीं जा रही है, ऑब्जेक्ट में जा रही है। वो भी किससे जा रही है, रिफ्लेक्ट टर्न होके जा रही है ना। होलो कोन की फॉर्म में जा रही है। कैसे, देखो, होलो कोन ऑफ लाइट इज फोकस्ड on the specimen in such a way that unreflected and unrefracted rays do not enter the objective। तो यहां पे क्या होगा कि जो लाइट इस स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके जाएगी वही लाइट लेंस के अंदर आएगी। बाकी की लाइट जो कि बैकग्राउंड वाली है वो लाइट यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड वाली लाइट पहले तो आपने आने ही नहीं दी यहाँ पे, है ना। सीधी जो लाइट आनी थी जो कि अनरिफ्लेक्टेड और अनरिफ्लेक्टेड जाती है अंदर, वो यहाँ पे है ही नहीं। आपने होलो कौन दिया है, सिर्फ साइड में से कॉर्नर से लाइट आ रही है और आपके सिर्फ सैंपल के ऊपर वो जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली लाइट दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड बाय द स्पेसिमेन फॉर्म्स एन इमेज। अब जो लाइट स्पेसिमेन से आ रही है सिर्फ वही इमेज फॉर्म करवाएगी। तो स्पेसिमेन से अगर लाइट आ रही है तो ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है तो बल्ब आपको चमकीला दिखाई देगा। स्पेसिमेन स्पेसिमेन से लाइट आ रही है तो स्पेसिमेन आपको चमकीला दिखाई देगा, ऑब्वियसली, है ना। बैकग्राउंड पे लाइट आपने डाली नहीं थी तो बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब डार्क कलर का दिखाई देगा, है ना। तो द फील्ड सराउंडिंग स्पेसिमेन अपीयर्स ब्लैक। फील्ड कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, while the object itself is brightly illuminated। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा, मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूं, जो नाइट स्काई है, रात में जो आपको स्काई दिखाई देता है उसको आप इसी के सिमिलर मान सकते हो। देखिए दिन में हमें तारे और चांद क्यों दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि सूरज है, सन है, सन की लाइट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो धुंधले हो जाते हैं। सेम चीज यहीं पे है कि अगर ये लाइट सीधी आती तो वो सन की तरह काम करती, लाइट बहुत ज्यादा होती और उसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है उससे निकलने वाली लाइट बहुत ही धुंधली हो जाती, वो हमें दिख नहीं पाता। तो हमने क्या किया, हमने सन को थोड़ा साइड में कर दिया, शाम हुई, रात हुई, है ना। तो अब लाइट जो आ रही है वो सन से सीधी ना गिर के थोड़ा सा टिल्ट होके, अर्थ बीच में आ गया है तो टिल्ट होके चंद्रमा के ऊपर गिरती है। चंद्रमा से जो लाइट निकलती है रिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट होके, उससे चंद्रमा हमें, मून हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला, ब्राइटली कलर दिखाई देता है। सेम चीज यहीं पे हो रही है, ठीक है ना। तो लाइट यहाँ पे सीधी नहीं आ रही, सीधी आती तो वो धुंधला हो जाता, इसलिए हमने उसको टिल्टेड करके दिया। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई आई हो सकती है हमारी यहाँ पे,
तो अगर ये लाइट सीधी हमारी आईज में जाएगी तो हमारी आंखें ऑब्जेक्ट्स को नहीं पहचान पाएगी, धुंधला जाएंगी, है ना। तो हमने उसको रोक दिया, लाइट बहुत कम आ रही है ना, और जो कम आ रही है वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट पे जा रही है, और ऑब्जेक्ट में से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वही हमें इमेज फॉर्मेशन में काम आ रही है। तो वो हमें कितना क्लियरली विजिबल होता है ना। आप ये इमेज देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का इमेज है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, है ना। ट्रिपेनोमा पैरिडम ए वाला जो डायग्राम है, स्पाइरोचीट दैट कॉजेज सिफेलिस, ये स्पाइरोचीट का डायग्राम कितना ब्राइटली दिखाई दे रहा है अगेंस्ट दी डार्क बैकग्राउंड, है ना। सेकंड वाला देखिए बहुत अच्छा, वॉल्वॉक्स एंड स्पाइरोगायरा है यहाँ पे, है ना। ये जो है आपके राउंडेड, ये वॉल्वॉक्स है, और इसके अंदर डॉटर वॉल्वॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। ये एक वॉल्वॉक्स है, मदर या पेरेंट वॉल्वॉक्स, और इसके अंदर ये आपकी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, एक डॉटर वॉल्वॉक्स है। और ये जो है आपके, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, स्पाइरोगायर है ना। तो बहुत ही अच्छी इमेजेस हैं। इसी की तरह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट आपकी क्लियर होंगे इसमें। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को हम स्टडी करेंगे, है ना। इसके अलावा हम डीआईसी माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे अभी अगली नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डिफरेंस हम देखेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सब हमें डिस्कस करना है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप हम देखेंगे, ठीक है। इसमें भी दो वेरिएंट्स होते हैं, और ऐसे माइक्रोस्कोप भी हैं जो एटॉमिक लेवल पे एक्वापोरिन्स तक को आपको, या फिर डीएनए के एटम्स को भी आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में। हाँ, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ रेफरेंसेस जो यूज़ किए हैं, जैसे कि प्रेसकोड को यूज़ किया है इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। इसके अलावा और भी जो सोर्स है मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, कुछ इमेजेस मैंने इंटरनेट से भी ली हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले बाकी के टाइप्स जो बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो, कुछ आपको लगे कि गलत है, तो हाँ कमेंट में ज़रूर आप बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।